हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं हरीश कुमार आपके साथ। आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री की। बहुत ही लल्लू चैप्टर है और हर बार एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है नीट और जेईई में, और बोर्ड में तो पूछा ही जाता है। तो आज के सेशन में आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टीज़ और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, एनिलेशन, उसके साथ में एक टर्म आती है एनिलेशन, उसके बाद में क्लासिफिकेशन और या टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, फिर उसके बाद में दो टर्म्स हो रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। तो ये चीज़ें आज हमको पढ़ना है और आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ बचपन में आप पढ़ते आए हो। सॉलिड क्या होते हैं? डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होती है। इनके शेप और वॉल्यूम को जो होता है वो डेफिनेट होता है, बदलता नहीं है। ठीक है। हाई डेंसिटी और लो कंप्रेसिबिलिटी, डेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, आपने बचपन में पढ़ा होगा, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास होते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल आपस में पास पास होंगे तो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, ना तो इनको कंप्रेस किया जा सकता है, और डेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में ज़्यादा एटम्स हैं। किसी भी सब्सटेंस के ज़्यादा एटम्स होंगे पर्टिकुलर वॉल्यूम में। ये वॉल्यूम आपका फिक्स है, ये वॉल्यूम आपका फिक्स है, इसमें ज़्यादा एटम्स हैं, बहुत ज़्यादा एटम आ गए तो डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि डेंसिटी आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम होती है। जितना ज़्यादा मास होगा, वॉल्यूम अगर फिक्स रखा हुआ, जितना ज़्यादा मास होगा तो डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है। प्रेस नहीं किया जा सकता, लो कंप्रेसिबिलिटी, इनको प्रेस करने के बाद में दबाया नहीं जा सकता ज़्यादा, तो बहुत कम दबाया जा सकता है, लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। वेरी स्लो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन क्या होता है? किसी भी पार्टिकल का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना अपने आप। जैसे हवा होती है, हवा एक जगह से बह के दूसरी जगह जाती है, तो हवा का एक मॉलिक्यूल यहाँ से दूसरी जगह जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस इन विच द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड। ठीक है जी। तो एक साइड से दूसरी साइड। अभी सॉलिड के मॉलिक्यूल जो हैं एक दूसरे से बहुत टाइटली पैक्ड हैं, बहुत टाइटली पैक्ड हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना इनके लिए बहुत ही असंभव है। फिर भी अगर काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी मिल रही है थोड़ी बहुत, तो ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, हाई एनर्जी लेके टेम्परेचर की वजह से, तो ये थोड़े बहुत एस्केप कर सकते हैं, तो इसलिए स्लो डिफ्यूजन लिखा है। स्लो डिफ्यूजन लिखा है, एक मॉलिक्यूल है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में, इसलिए वेरी स्लो डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन नहीं होता। गैस के केसेस में सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तो ये पार्टिकल एक दूसरी जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है, इसलिए इसका डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है गैसेज का, एज कम्पेयर टू द लिक्विड, एज कम्पेयर टू द सॉलिड। अब बात करते हैं लो वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होगा भाई? ये कंटेनर है, इसके अंदर हमने सॉलिड रखा हुआ है, सपोज ये कंटेनर है हमारे पास में, यहाँ पे मैंने सॉलिड रखा हुआ है, तो क्या होगा? यहाँ पे सॉलिड है, वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा और उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। बट वेपर प्रेशर कम होगा क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, ये मॉलिक्यूल डिफ्यूज नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो यहाँ पे वेपर स्टेट में आएंगे नहीं, वेपर स्टेट में आएंगे नहीं, या फिर बहुत कम आएंगे, तो वेपर्स भी बहुत कम बनेगी, इसलिए लो वेपर प्रेशर। ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड की जो हमें याद रखनी है। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की। सॉलिड तो पढ़ लिया, ठीक है, सॉलिड की ये प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं? सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो सॉलिड मैं आपको बता देता हूं, सॉलिड को क्लासिफाई किया गया है टू टाइप्स में। सॉलिड को क्लासिफाई किया गया है टू टाइप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, उनके पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड में बात करूं, अगर मैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड होंगे आपके पास में, किसके आधार पर किया गया है? बेसिस क्या है इसका क्लासिफिकेशन का? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स टू टाइप्स के हैं आपके पास में सॉलिड्स। टू टाइप्स कितने? दो तरह के सॉलिड हैं। हम यहाँ पे अलग अलग टाइप नहीं पढ़ेंगे, साथ में ही डिफरेंस पढ़ लेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, तो आपको डिफरेंसेस भी आ जाएंगे और सॉलिड की प्रॉपर्टीज भी समझ में आ जाएंगी। तो आपके पास में एक तो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन, और एक होता है अमोर्फस। क्या होता है? अमोर्फस। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है आपके पास में, एक होता है अमोर्फस सॉलिड। ठीक है जी। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहा गया है? तो जैसे आपके पास में सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, जैसे मैंने लिख दिया A, फिर उसके बाद में आता है B, फिर आता है A B, फिर B A। ऐसे मैंने कहा कि एक कंपाउंड है, वो दो टाइप के एटम से मिलकर बना है, A टाइप के एटम और B टाइप के एटम।
ठीक है जी, ये इस तरह से है और एक मैंने लिख दिया। अब इसमें देखो, आपने देखा होगा यहाँ पे देख रहे हो ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद ए आ रहा है, तो एक रेगुलर पैटर्न है। क्या है? एक डेफिनेट पैटर्न है, एक रेगुलर पैटर्न है। किसके अंदर? पूरे क्रिस्टल के अंदर। आप यहाँ देखेंगे ये पूरा क्रिस्टल है, सपोज मेरे पास में एक सॉलिड का टुकड़ा है या एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। अब उसमें देखेंगे तो जिस भी पार्टिकल से बना है वो पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज है। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद हमेशा ए आएगा। देख लीजिए, ए के बाद बी, बी के बाद ए, कैसे भी देख लीजिए आप। तो ये रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का। कैसा अरेंजमेंट है? रेगुलर अरेंजमेंट है, इसलिए इसको क्या कहा गया? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की पहली डेफिनेशन क्या निकल के आई आपके पास में? पहला पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिख लें। यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो पहला तो क्या होगा? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ particles in entire crystal, पूरे क्रिस्टल के अंदर, पूरे टुकड़े के अंदर, सॉलिड के टुकड़े के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का, या फिर यूं कहें रेगुलर अरेंजमेंट होगा कंस्टिट्यूएंट्स का। कंस्टिट्यूएंट मतलब जिससे मिलके बना है ये, ठीक है। ये रेगुलर अरेंजमेंट, इसका ये जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है किसका? अरेंजमेंट के बेसिस पे, अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। अब ये एक सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, लेकिन इसके अंदर जो सपोज ये भी दो पार्टिकल से मिलके बना है, ए और बी से मिलके बना है, लेकिन जो अरेंजमेंट की बात करूं तो ए के बाद कभी बी आ जाता है, बी के बाद ए आ जाता है, फिर ए आ जाता है। हो सकता है यहाँ पे बी आ जाए, यहाँ पे भी बी आ जाए। मतलब कहने का ये है कि कोई भी आपको अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं मिलेगा, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं मिलेगा आपको, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। तो आप देख रहे हैं ए के बाद बी आ गया, फिर दो ए आ गए, और यहाँ पे भी देखें ए के बाद दो बी आ गए, ए के बाद दो ए आ गए। तो कोई एक ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा, फिर दो बी आ गए, फिर एक ए बी आ गया। तो इस तरह से देखें आप, तो ये जो पार्टिकल्स हैं किसी भी सॉलिड के अंदर वो रेगुलर अरेंज नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे? अमोर्फस सॉलिड कहलाएंगे। सॉलिड तो है लेकिन इनमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हैं वो एकदम प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है, इस वजह से ये क्या कहा गया है? अमोर्फस सॉलिड। नॉट रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, नॉट रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है जी। अब आप देखें इसमें देखें आप पूरे क्रिस्टल के इस वाले पार्ट को देखें, इस वाले पार्ट में देखें ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद ए आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है। तो आपको इस इतने पार्ट में, क्रिस्टल के इतने पार्ट में ऐसा लग रहा है कि अरेंजमेंट है, इतने पार्ट में बच्चे आपको लग रहा है अरेंजमेंट है, लेकिन पूरे क्रिस्टल में आपको अरेंजमेंट नहीं लग रहा है। तो इसको कहेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर। यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहूँ मैं, ऑर्डर की बात करूँ, ये क्या कहलाएगा? शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ऑर्डर तो है लेकिन कैसा है? शॉर्ट में है, पूरे क्रिस्टल के अंदर पूरा अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन इसमें क्या होगा? पूरे क्रिस्टल के अंदर आप देखेंगे तो अरेंजमेंट है, तो इसको कहेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसको कहेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है जी। दो पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमने पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं, ऊपर लिख लेता हूं मैं थोड़ा। पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जिसके बेसिस पे हमें डिफरेंस क्रिएट करना है या फिर हमें मिलता है। तो ये हो गई दो बातें। अब हम बात करें, अगर अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है मेल्टिंग पॉइंट। क्या? मेल्टिंग पॉइंट। अब इसमें जो एटम्स हैं वो रेगुलरली अरेंजमेंट है, एटम है या फिर पार्टिकल्स कहूँ, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, ये अरेंजमेंट है, इनका रेगुलर अरेंजमेंट है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सुव्यवस्थित होगा, इसका कैसा होगा? सुव्यवस्थित होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा? शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसका जो पाया जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, कैसा पाया जाता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प का मतलब क्या है सर? शार्प का मतलब ये है बच्चे, अगर अपन इसको हीट करें, इस क्रिस्टल को हीट करें, तो हो सकता है ये 200 डिग्री सेल्सियस पे पिघले।
अब ये है कि आप 200 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कर दो, डिग्री सेल्सियस ले आओ और इस ब्लॉक को रख दो, तो धीरे धीरे पूरा का पूरा क्रिस्टल है वो कंप्लीट हो जाएगा कन्वर्ट आपके लिक्विड में। वापस सुन लीजिएगा, अगर आपने क्रिस्टल लिया और सपोज इसका मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस है, तो आप क्या करेंगे, एक 200 डिग्री सेल्सियस का एनवायरनमेंट बनाएंगे, उसके अंदर इस क्रिस्टल या ब्लॉक को रख देंगे, तो वो पूरा का पूरा 1 घंटे 2 घंटे जितना भी टाइम ले, उसके बाद में पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। 200 दे दिया आपने, शार्प एक वैल्यू है, उस पर क्या हो जाएगा, पूरा क्रिस्टल आपका मेल्ट हो जाएगा। लेकिन ये ऐसी बात एमोर्फस के लिए नहीं है। जैसे एमोर्फस में क्या होगा, आपके पास में कोई भी क्रिस्टल है, एमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल क्या है, कुर्सी है, सपोज आपके प्लास्टिक है, अब प्लास्टिक को आप हीट करें, सपोज आपने 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया, तो उसका कुछ पार्ट पिघल जाएगा, कुछ पार्ट अभी भी सॉलिड में रहेगा, सेमी सॉलिड टाइप में रहेगा। आप फिर आपने उसको 120 कर दिया, 120 करेंगे तो थोड़ा सा और पिघल जाएगा, लेकिन फिर भी अभी भी आपके पास में क्या होगा, कुछ ना कुछ सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट ही रहेगा। चाहे आप 120 1 घंटे के लिए रखें, 2 घंटे के लिए रखें, कुछ ना कुछ पार्ट उसका सॉलिड फॉर्म में रहेगा ही। तो ऐसा क्या करेंगे, आप धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाता जाएंगे, तो फिर उसके बाद में क्या होगा, ये सारा का सारा क्या होगा, पिघलेगा। इसका मतलब एक डेफिनेट टेम्परेचर पे तो नहीं पिघल रहा है, एक डेफिनेट टेम्परेचर पे तो नहीं पिघल रहा है, कुछ कुछ पिघल रहा है, पहले पिघल रहा है फिर बाद में पिघल रहा है। तो ये क्या कहलाता है, ये मेल्ट होते हैं एक रेंज में, रेंज ऑफ टेम्परेचर में क्या होते हैं, ये मेल्ट होते हैं। एक इनको एक रेंज चाहिए टेम्परेचर की मेल्ट होने के लिए, तो क्या कहेंगे इसको, मेल्ट्स ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की एक रेंज चाहिए तब जाके वो पिघलेंगे। अगला आता है पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आपका कूलिंग कर्व। कूलिंग का मतलब ठंडा करने वाला, ठंडा करें अगर इन सॉलिड को गर्म करने के बाद कूलिंग कर्व, तो किस तरह से क्या पैटर्न रहेगा इसका ठंडा होने का, इसके ठंडे होने का क्या पैटर्न रहेगा, ये देखते हैं। देखिए कूलिंग कर्व की बात करूं मैं, तो यहां पे मैं लिखता हूं टेम्परेचर वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे टाइम। अगर आपको कूल करना होगा तो गर्म चीज को कूल करना होगा, तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर क्या होगा, शुरुआत में ज्यादा होगा, टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, मेल्टेड फॉर्म में है। अब आप उसको ठंडा करेंगे तो वो क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो लीनियरली ठंडा होगा उसके साथ में, इस तरह से, ठीक है जी। अब यहां पे इस पॉइंट पे आ गया, उसके बाद में ऐसा करो फिर ऐसा करो। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों बनाया सर आपने करो, क्योंकि इसमें जैसे सपोज मैंने कहा ए बी सी और डी, ये पॉइंट है, 4 पॉइंट है, तो ए से बी तक तो क्या होगा, वो ठंडा होता रहेगा, लिक्विड फॉर्म है, वो यहां से यहां तक लिक्विड ही रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, लिक्विड ठंडा हो रहा है। यहां पे ये जाके अब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, देखिए यहां से यहां तक इतने टाइम ड्यूरेशन में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, यहां से ये जो लिक्विड पॉइंट है, लिक्विड से ये किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, सॉलिड में। ये क्या कहलाएगा, इसलिए बी और सी जो है, बी से सी तक का ग्राफ है, ये क्या कहलाएगा, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन ये कहलाता है सॉलिडिफिकेशन, मतलब यहां से यहां तक ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसके मतलब यहां पे सी पॉइंट पे ये कंप्लीटली सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है। सी पे क्या है, इन सॉलिड स्टेट, बी पे क्या है, इन लिक्विड स्टेट, और यहां पे ये सॉलिड बन गया। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, सॉलिड जो है इतने से इतने टाइम के बाद में ये सॉलिड ठंडा हो रहा है, क्या हो रहा है, सॉलिड कूल हो रहा है। तो ये सी से डी जो पॉइंट है, कूलिंग ऑफ सॉलिड, सॉलिड भी गर्म है लेकिन सॉलिड भी ठंडा हो रहा है ये। और ये ए से बी जो पॉइंट है वो क्या होगा, कूलिंग ऑफ लिक्विड, कूलिंग ऑफ लिक्विड। तो इस तरह से इसका कर्व आता है, जबकि एमोर्फस सॉलिड जो होता है उसका कूलिंग कर्व कैसा होता है, रेगुलर होता है। ये क्या कहलाता है, रेगुलर कूलिंग कर्व, रेगुलर कूलिंग। इसका क्या है, इरेगुलर, इरेगुलर कूलिंग कर्व। इसका कूलिंग कर्व इरेगुलर आता है और इसका आता है रेगुलर, क्योंकि इसका टेम्परेचर रेंज का ज़्यादा है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज होता रहेगा वैसे वैसे उसका ज़्यादा टाइम चाहिए, पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं होगा वो। तो इस तरह से ये आ गया इसका कूलिंग कर्व। अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करते हैं, तो बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड आइसोट्रोपी या एनआइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी
आइसोट्रोपी या एनाइसोट्रोपी, इसको लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके लिख लीजिए। अब बात करते हैं हम आइसोट्रोपी या एनाइसोट्रोपी। तो मैंने बताया था इसमें क्रिस्टल जो होते हैं वो रेगुलर अरेंज होते हैं। एक बार वापस लिख लेते हैं, इसमें जो क्रिस्टल होते हैं वो रेगुलरली अरेंज होते हैं पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ये क्या होते हैं, इसके पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होते हैं, जबकि इसके अंदर कोई भी पैटर्न नहीं होता है। कैसे भी लिख दो, मतलब इसमें ऐसा पाया जाता है, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ मैं, इसमें ऐसा पाया जाता है कि भाई कोई भी पैटर्न नहीं है, कोई भी पार्टिकल कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है जी, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। अब आप यहाँ पे देखेंगे आइसोट्रोपी प्रॉपर्टी या एनाइसोट्रोपी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, किसे कहते हैं, एनाइसोट्रोपी या आइसोट्रोपी, आइसोट्रोपी या एनिसोट्रोपी भी बोलते हैं इसको, ठीक है जी। इसमें क्या हो रहा है, आप इधर से जाएंगे इधर की तरफ तो आपको ए और बी के पार्टिकल्स मिल रहे हैं रेगुलर अरेंजमेंट में, यहां से यहां तक जाएंगे तब भी ए और बी के पार्टिकल्स मिल रहे हैं रेगुलर अरेंजमेंट में। लेकिन यहां से यहां पे क्रिस्टल में इधर की तरफ से देखूं, मैं इस एंगल से देखूं इधर की तरफ, तो मुझे दिखेगा ए के टाइप के पार्टिकल है। ये पूरा का पूरा अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे लगेगा ये पूरा का पूरा क्रिस्टल ए से बना हुआ है। अगर मैं इधर से देखूं, इधर से देख ले, ड्राइंग बहुत खराब है लेकिन फिर भी देख ले, इधर से देखेगा तो जो बी है आपको लगेगा कि ये पूरा का पूरा क्रिस्टल किससे बना हुआ है, बी से बना हुआ है। ये पूरा का पूरा क्रिस्टल किससे बना हुआ है, बी से बना हुआ है। इधर से देखेंगे ए से बना हुआ है, लेकिन इधर से देखेंगे तो ए बी से बना हुआ है। तो ऑब्वियसली आप इधर से देखेंगे तो चूंकि यहां पे इधर की तरफ बी के ही पार्टिकल है, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो भी प्रॉपर्टीज हैं इस क्रिस्टल के अंदर वो केवल और केवल किसकी वजह से है, बी की वजह से है। आपको वही प्रॉपर्टीज नजर आएंगी, कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब यहां से देखूंगा तो ये जो इधर से इधर की तरफ क्रिस्टल को देखूंगा तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, बी की वजह से डेंसिटी होगी। इधर से देखूंगा तो ए की वजह से डेंसिटी होगी, ए और बी की वजह से। और इधर से यूं देखूंगा तो मुझे लगेगा केवल और केवल ए के ही पार्टिकल है, तो ए के पार्टिकल की जो डेंसिटी है वही डेंसिटी मुझे दिखेगी इस क्रिस्टल के अंदर। कहने का मतलब यह है इन शॉर्ट कि एनाइसोट्रोपी वो प्रॉपर्टी है, वो एक फिनोमिना है जब हम क्रिस्टल को डिफरेंट डायरेक्शन से देखें, तो मुझे क्रिस्टल की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज नजर आएंगी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज नजर आएंगी। दिस इज कॉल्ड एनाइसोट्रोपी, एनाइसोट्रोपी टर्म को डिफाइन कर लेते हैं पहले। एनाइसोट्रोपी क्या है, व्हेन क्रिस्टल्स आर viewed from different direction we get different physical properties, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों, अब केमिकल है, केमिकल रिएक्ट करने के लिए ए और बी है, दोनों ही रिएक्ट करेंगे उसके लिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट अलग दिखेंगी। जैसे अपने पास में डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी है ना, उष्मा चालकता हिंदी में कहते हैं, ठीक है जी। तो ये आपको प्रॉपर्टीज अलग अलग दिखेंगी। तो इस तरह का क्रिस्टल क्या प्रॉपर्टी रखेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो एनाइसोट्रोपी रखेगा। दीज आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। यहां पे देखेंगे, मुझे यहां से देखूं तो भी मुझे ए और बी के पार्टिकल मिल रहे हैं, यहां पे भी ए और बी के पार्टिकल मिल रहे हैं, और यहां पे भी ए और बी के पार्टिकल मिल रहे हैं। कैसे ही देख लें, आपको हर तरफ ए और बी के पार्टिकल मिलेंगे और ए और बी के पार्टिकल मिलेंगे, तो ए और बी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो दोनों ही मिलेंगी आपको। इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में ए की प्रॉपर्टीज भी होंगी, बी की प्रॉपर्टीज होंगी। इसका मतलब हर तरफ से देखें तो क्रिस्टल के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सेम दिखाई देंगी, क्योंकि ए की प्रॉपर्टीज है और वहां पे बी की भी प्रॉपर्टीज है, ए और बी दोनों ही प्रेजेंट है। तो ऐसे क्रिस्टल्स को क्या कहेंगे, आइसोट्रोपिक इन नेचर, आइसोट्रोपिक इन नेचर। इसका मतलब एमोर्फस सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। ये प्रॉपर्टीज होगी। अब बात करता हूं मैं क्लीवेज। एक और प्रॉपर्टीज है आपके पास में, एक और प्रॉपर्टी है, क्या है, क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब
आप इस क्रिस्टल को काटें, अगर काटें तो इस क्रिस्टल के अंदर आपको एक डेफिनेट प्लेन मिलेंगे काटने के बाद। आप और सपोज आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है आपके पास में, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और आपने चाकू से इतना काटा इसको, है ना, कट बाई का नाइफ, कट बाई नाइफ, नाइफ से आप इसको काटेंगे तो आपको यहां पे कटने के बाद यहां पे जो प्लेन मिलेंगे, यहां पे कटने के बाद में आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यहां पे जो ये प्लेन है, यहां पे जो सरफेस है, ये सरफेस क्या होगा, प्लेन एंड स्मूथ, प्लेन एंड स्मूथ। इसका मतलब जो इनका कट है, क्लीवेज प्रॉपर्टी है, वो काटने के बाद में आपको डेफिनेट प्लेन्स मिलेंगे। वो कैसे होंगे, प्लेन्स होंगे, वो क्या होंगे आपके पास में, स्मूथ होंगे, प्लेन्स स्मूथ होंगे यहां पे। लेकिन इसी क्रिस्टल को अगर मैं बात करूं एमोर्फस क्रिस्टल को, एमोर्फस का एग्जांपल है रबर। अगर रबर का ये टुकड़ा है और मैं इधर से इसको काटूं नाइफ से, नाइफ से अगर मैंने इसको काटा तो मुझे यहां पे कटने के बाद में यहां पे रफ सरफेस मिलेंगे। कैसे सरफेस मिलेंगे, रफ सरफेस मिलेंगे, है ना, नो एनी प्लेन, प्लेन नहीं मिलेंगे हमें, एंड रफ सरफेस, रफ सरफेस, क्लीवेज प्रॉपर्टी इसकी क्या दिखाएंगे, रफ सरफेस मिलेंगे अपने को। ठीक है जी, ये तो हो गया एमोर्फस और क्रिस्टलाइन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। एग्जांपल्स की बात करूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपके पास में एग्जांपल है जैसे NaCl है, ये क्रिस्टल जो बनाएगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप है। क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज का फॉर्मूला होता है SiO2। ठीक है, आप पूरी चैप्टर में आगे मैं बताऊंगा तो आप क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल पढ़ सकते हैं। एमोर्फस सॉलिड को ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, एमोर्फस सॉलिड के कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, जैसे रबर है, रबर है, प्लास्टिक है, ठीक है, NaCl, इसमें तो बहुत सारे एग्जांपल है आपको मिल जाएंगे। सॉलिड SO2 है, सॉलिड CO2 है, यहाँ जैसे है ग्लास है, ठीक है, और ग्लास का जो फॉर्मूला होता है वो भी होता है आपके पास में, ग्लास वो भी होता है SiO2। क्या क्या क्या, जी हाँ, क्वार्ट्ज का भी फॉर्मूला SiO2 है, ग्लास का भी फॉर्मूला क्या है, SiO2 है। ऐसा क्या होगा सर, फॉर्मूले तो सेम है लेकिन एक क्रिस्टलाइन है एक एमोर्फस है, तो मैं आपको पहली डेफिनेशन जो हमने शुरुआत की थी वहीं पे ले जाता हूँ। SiO2 जो होता है अगर वो रेगुलरली अरेंज है वो कहलाता है क्वार्ट्ज, और वो इरेगुलरली अरेंज है तो वो कहलाता है ग्लास। तो क्या बनाता है, ग्लास बनाता है। अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज आती है, जैसे इसमें अरेंजमेंट होगा, इस तरह का अरेंजमेंट बना, अब इसमें अरेंजमेंट रेगुलर हो गया तो क्वार्ट्ज कहलाया, और SiO2 है इरेगुलर अरेंजमेंट हुआ तो क्या कहलाया आपके पास में, ग्लास कहलाया। इरेगुलर अरेंजमेंट है SiO2 का तो वो क्या कहलाया आपके पास में, ग्लास कहलाया। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या, इसका मतलब ये है सेम फॉर्मूले हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, एमोर्फस भी बना सकता है, क्रिस्टलाइन बना सकता है, तो इसका जवाब है हाँ। और अगर हम क्रिस्टलाइन, यदि हमारे पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर हम उसको हीट करें तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको रैपिडली हम किस में कन्वर्ट करें, रैपिडली अगर उसको कूल कर दिया जाए तो वो एमोर्फस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमोर्फस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड फ्रॉम हाई टेम्परेचर cool down suddenly they converts into amorphous सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर वही बात है, अगर हमारे पास में अमोर्फस सॉलिड है, अगर हाई टेम्परेचर पे है वो,
लिक्विड फॉर्म में है और उसको स्लोली स्लोली हम क्या करें, कूल करें, उसको स्लोली स्लोली कूल करें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास में क्रिस्टलाइनिटी उसके अंदर आ जाएगी, क्रिस्टल फॉर्म उसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब, और इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं, बोलो, एनिलिंग। एनिलिंग क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, एनिलिंग किसे कहते हैं, एक टर्म है, व्हेन amorphous solid are cooled down slowly, they gets converted into क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। क्रिस्टलाइन वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। ऐसे ही यदि आपने क्वार्ट्ज को आपने स्लोली कूल डाउन किया, नहीं सडनली कूल डाउन किया, तो वो बनाएगा ग्लास, और ग्लास जो है, ग्लास है वो स्लोली कूल डाउन किया तो ये बना देगा आपका क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वार्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बेसिस पे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जो पुरानी विंडोज होती हैं, पुरानी बिल्डिंग्स जो होती हैं, उनकी विंडोज जो होती हैं वो नीचे की तरफ से थिक होती हैं थोड़ी सी, और ऊपर की तरफ से क्या होती हैं, ऊपर की तरफ से कैसी होती हैं, थोड़ी थिन होती हैं। ऐसा क्यों होता है सर, ऐसी ही लगाई जाती होगी बिल्डिंग्स में? नहीं, जब शुरुआत में जो लगाया जाता है, ग्लास लगाया जाता है, वो यूनिफॉर्म होता है, ऊपर से भी उतनी थिकनेस होती है उसकी, विंडो में ऊपर से भी उतनी थिकनेस होती है उसकी, और नीचे से भी उतनी थिकनेस होती है इस ग्लास की। लेकिन आप देखेंगे पुरानी बिल्डिंग्स में, स्पेशली किसमें, ओल्ड बिल्डिंग्स में, ओल्ड बिल्डिंग्स में क्या होगा, ये जो है ऊपर की तरफ से तो थिन मिलेगा, और नीचे की तरफ से क्या होगा, थोड़ा सा थिक होगा, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन, जो अमोर्फस सॉलिड है, वो क्या होते हैं, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है उनकी, क्या होती है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। बहुत सारा गर्मी आएगी तो वो थोड़ा सा पिघलेगा, जहाँ पे हो सकता है यहाँ मोटा हो तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे थिकनेस आई, फिर सर्दी आ गई, ये जम गया यहाँ पे, फिर गर्मी आई, ये थोड़ा सा और नीचे गया, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सालों तक ये क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पे जमा हो रहा होता है, तो यहाँ पे थिकनेस बढ़ जाती है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि दूसरी टर्म भी आती है अमोर्फस सॉलिड, अमोर्फस, वापस गलत लिख दिया, अमोर्फस solids have tendency to flow, therefore also called as supercooled liquids or सूडो सॉलिड का मतलब क्या होता है, नकली, छद्म, इनको क्या कहते हैं, सूडो सॉलिड भी कहते हैं। और ऐसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड्स। वो उनकी फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं होती, और जैसे सॉलिड की जो प्रॉपर्टी होती है वो सारी प्रॉपर्टीज रखते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। एक सवाल और होता है, एक क्वेश्चन और होता है कि भाई पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं तो उनके जो विंडो पैन्स होते हैं, विंडो की बात कर रहा हूँ, वो थोड़े थोड़े मिल्की हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, मिल्की हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब एनिलेशन की होगा, उसका जो ग्लास है धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होगा, फिर धीरे धीरे ठंडा होगा, तो क्या होगा, एनिलेशन हो रहा है उसमें, तो धीरे धीरे उसके अंदर क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब वो क्रिस्टलाइन धीरे धीरे अमोर्फस से क्रिस्टलाइन में बदलेगा, तो क्रिस्टलाइन में बदलने की वजह से उसकी क्या हो जाती है, स्ट्रक्चर्स चेंज होते हैं, अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, तो इसकी वजह से वो मिल्की हो जाता है। कैसे हो जाता है, मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि आप जैसे बस है, पुरानी बसें होती हैं, उनका शीशा कितना ही साफ कर लो वो मिल्की होता है। ठीक है, वो विंडो पैन्स जम जाते हैं, खिसकते नहीं है, क्योंकि वो बहुत सालों से फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, तो नीचे से ठीक हो जाता है, ऊपर से थिन होता है, तो वो फंस जाता है उसके अंदर, खिसकता नहीं है।
ऐसे ही आपको एक सलाह देना चाहूँगा, अगर कोई भी स्पेक्स लगाते हैं तो उसको धूप में ना रखिए, क्योंकि स्पेक्स में भी क्या होता है, ग्लास होता है, धूप में रखेंगे वो गर्म होगा, छाया में लेके आएंगे उसको धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसके अंदर क्रिस्टलाइन नेचर हो जाएगा और वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, उसमें से जितना क्लियर दिखना चाहिए उतना क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये तो हो गया एनिलेशन प्रॉपर्टी और क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज क्लासिफिकेशन। अब टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड की बात वहीं पे खत्म होगी, एमोर्फस सॉलिड को ज्यादा नहीं पढ़ा जाता है इस चैप्टर में, हम केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बातें करेंगे अब आगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, कौन कौन से 4 टाइप्स होते हैं। एक टेबल बना लीजिए ताकि हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी उनके अभी यहीं पे पढ़ लें और प्रॉपर्टीज भी यहीं पे पढ़ लें। ये हो गया आपके पास में। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसके बाद में आप बात कर लीजिए आयोनिक सॉलिड। ये सारे क्रिस्टलाइन के टाइप हैं। कोवैलेंट सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। और क्या है? मेटालिक सॉलिड। तो सबसे पहले बात करेंगे किससे मिलके बने होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स। क्या बात करेंगे? कंस्टिट्यूएंट्स। प्रॉपर्टीज में मॉलिक्यूलर और इसके कंस्टिट्यूएंट्स। प्रॉपर्टीज जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, किससे मिलके बने हैं? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड भी 3 टाइप्स के होते हैं। पोलर, एक होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा होता है नॉन पोलर और तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड 3 टाइप के होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारे पास, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो कंस्टिट्यूएंट क्या है इसमें? मॉलिक्यूल्स ही होते हैं 3 के अंदर। कंस्टिट्यूएंट मतलब जिससे मिलके बना है, तो ये क्या होंगे आपके पास में? मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर आयंस हैं, तो इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट क्या होंगे? आयंस होते हैं। इसके अंदर भी क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर आप कह सकते हैं एटम्स होते हैं। ठीक है, और मेटालिक्स में भी क्या होते हैं आपके पास में? मेटल्स होते हैं, मेटल आयंस होते हैं, मेटल आयंस होते हैं आपके कंस्टिट्यूएंट, जिससे मिलके बना के वो सॉलिड बनाते हैं। फोर्स, दूसरी प्रॉपर्टीज है फोर्स। क्या होता है फोर्स? बाइंडिंग फोर्स जिसको कह सकते हैं। क्या कारण है कि मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं ताकि अपने पास बना रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो बाइंडिंग फोर्स क्या है? पोलर होंगे तो पोलर फोर्स, डाइपोल डाइपोल। पोलर के अंदर कौन से फोर्स होते हैं? डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल। नॉन पोलर के अंदर होते हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस या फिर जिसको कहते हैं इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस की जगह आप लिख सकते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। और इसके अंदर होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है जी। आयंस के अंदर क्या होता है? आयंस होता है, एक आयंस 2 तरह के होते हैं आपके पास में, एक कैटायंस पॉजिटिव, एक एनायंस नेगेटिव। और कैटायंस और आयंस के बीच में जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके अंदर क्या होता है? कोवेलेंट सॉलिड आपने पढ़ा होगा 9th 10th में। कोवेलेंट सॉलिड में क्या होता है? शेयरिंग से बनते हैं सॉलिड। एक एटम हाइड्रोजन का है, एक एटम हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों कंबाइन हुए, दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने शेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन। क्या कर लिया? इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास में भी 1 इलेक्ट्रॉन था, दोनों पास में आए, दोनों पास में आके बॉन्ड बना लिया। दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। और दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बीच में होंगे, शेयर कर लिए दोनों ने। ठीक है, तो ये क्या होगा? बाई बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। इसमें मेटालिक्स में भी क्या होगा? मेटल्स में भी आयन बनेंगे, कैटायन और एनायन, इलेक्ट्रॉन। और मेटालिक जो पॉजिटिव पार्ट होता है, मेटल का पॉजिटिव पार्ट होता है वो कर्नल्स कहलाते हैं।
कर्नल्स, और इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, बच गए इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, दोनों के बीच में फोर्स होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है जी। अब बात करते हैं फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट कैसे एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो आपके पास में सॉलिड फॉर्म में, वीक सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है, गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। गैसेस होते हैं, गैसेस वीक सॉलिड होते हैं, और ये आपके पास में आयनिक हैं। सॉलिड की बात कर रहे हैं तो ये सॉलिड ही होंगे, सॉलिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग सॉलिड, स्ट्रॉन्ग सॉलिड मतलब कंप्लीटली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। कोवेलेंट, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं इसके, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं ये। और मेटालिक सॉलिड, तो ये भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सॉलिड, स्ट्रॉन्ग सॉलिड। स्ट्रॉन्ग सॉलिड मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें स्ट्रॉन्ग होगा। इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये क्या होंगे, वीक भी बना सकते हैं, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मिल सकता है। आपके पास में आयनिक है, इसमें स्ट्रॉन्ग सॉलिड मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें स्ट्रॉन्ग है। इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकते हैं ये, ठीक है, रेंज है। फिजिकल स्टेट विद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद में चौथी प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास स्ट्रॉन्ग है, वीक है, तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई टू लो, हाई टू लो। आप पर्टिकुलरली स्पेसिफाई नहीं कर सकते। आयनिक सॉलिड होते हैं उनका जनरली मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, MP हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है। कोवेलेंट सॉलिड का लो भी होता है, लो टू हाई, हाई भी हो सकता है, ठीक है, स्पेसिफाई नहीं कर सकते। मेटालिक सॉलिड होते हैं जनरली, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के जनरली इनका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज होगी आपके पास में मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवेलेंट और मेटालिक सॉलिड के। यही आपके पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनके टाइप्स हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली अपन ने, और कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेंगे इसके, कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेंगे। एग्जांपल्स, एग्जाम्पल की बात करूं, मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपके पास में आ गया सॉलिड CO2, ठीक है, और कोई भी सॉलिड फॉर्म में ले लें, नॉन पोलर, पोलर या हाइड्रोजन बॉन्डेड, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड है, अमोनिया है, सॉलिड फॉर्म में अमोनिया है, या फिर वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल है सॉलिडिफाइड में। तो ये भी क्या है आपके पास में, मॉलिक्यूलर सॉलिड के पार्ट्स हैं। और अब बात करेंगे इसमें, ये तो क्या हो गया आपके पास में, जैसे H2 है सॉलिड फॉर्म में, तो ये तो हो गया H2, तो क्या हो गया, नॉन पोलर। पोलर में बात करूँ तो ये हो गया आपके पास में, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोलर में, नॉन पोलर में ये भी है, नॉन पोलर में ये भी है, पोलर में आपके पास में NH3 है, वाटर है, ठीक है जी। हाइड्रोजन बॉन्डेड में अमोनिया भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो इस तरह से आपके पास में ये तो एग्जांपल्स हो गए। आयनिक सॉलिड में आपके पास में NaCl है, KCl है, ZnS है, ये आयंस बनाते हैं, आयनिक फॉर्म में पूरे क्रिस्टल बनाते हैं। आगे इसमें पूरे चैप्टर में चर्चा करेंगे इनके क्रिस्टल कैसे होते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है, किस तरह से इसमें एटम्स अरेंज होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स में आप बात करेंगे जैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग से बने हों, ठीक है, तो जैसे ये लिखा हुआ है कोवेलेंट सॉलिड, तो कोवेलेंट सॉलिड के पार्ट में भी आएगा और मॉलिक्यूलर सॉलिड के पार्ट में भी आएगा। तो कोवेलेंट सॉलिड में आप लिख सकते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। ऐसे मेटालिक में सिंपल जो मेटल्स आपके पास में हैं, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी मेटल्स जो आप जनरली पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, मोस्टली मेटल्स ही आपके पास में, कॉपर, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर लो एक बार। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, हीट को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये देख लेते हैं। तो एक और प्रॉपर्टी देख लो,
थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, वो थर्मल कंडक्टिविटी इनकी लो होती है, और ये कह सकता हूँ इंसुलेटर होते हैं। आयनिक सॉलिड होते हैं, वो थर्मल कंडक्टिविटी इनकी होती है, क्या कहते हैं अपन कह सकते हैं हाई होती है। ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, ये थर्मली कंडक्ट नहीं करते हैं। और इनको कहूँ तो ये थर्मली कंडक्ट करते हैं, कंडक्टर गर्म हो जाते हैं। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूँ, इलेक्ट्रिकल, इंसुलेटर तो इलेक्ट्रिकल को कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी भी नहीं होती है, नॉट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी को पास करें तो वो कंडक्ट करेंगे या नहीं, ये नहीं करते हैं, इंसुलेटर होते हैं। आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, मोल्टन फॉर्म में करते हैं, किस में करते हैं, मोल्टन फॉर्म में करते हैं कंडक्टर, पढ़ा होगा आपने, क्योंकि मोल्टन फॉर्म में इसके आयंस फ्री हो जाते हैं। और ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस के साथ में, कि जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट कैसा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मेटालिक सॉलिड है, वो तो कंडक्टर होते ही हैं, कैसे होते हैं, कंडक्टर होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कॉपर के, एल्यूमिनियम के वायर बनते हैं, थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इनके पास में। तो सर कोवेलेंट सॉलिड में एक तो डायमंड है और ग्रेफाइट है। डायमंड तो कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन ग्रेफाइट कंडक्ट कर जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं। चलिए इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में एक बार देख लेते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि कोवेलेंट सॉलिड में एक सॉलिड जो है वो तो कंडक्ट कर रहा है और दूसरा सॉलिड है वो कंडक्ट नहीं कर रहा है, जबकि दोनों ही क्या है, कोवेलेंट सॉलिड है, दोनों ही कोवेलेंट सॉलिड है। तो डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में देखिए, डायमंड और ग्रेफाइट। जो डायमंड होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा, 3 डायमेंशनल। इसका मतलब कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, ऐसे 1 2 3 और ये 4 कार्बन। अब ये जो कार्बन है इससे भी 4 एटम जुड़े हुए हैं, ऐसे ही इससे 4 एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जाइंट स्ट्रक्चर बन गया, 3 डायमेंशनल, 3D स्ट्रक्चर होगा। और जबकि ग्रेफाइट की बात करूं तो ग्रेफाइट में जैसे एक कार्बन है, ये एक और कार्बन है, ये एक और कार्बन है, ये और ये, तो ये ऐसे हेक्सागोनल पैकिंग बनाते हैं। पूरा स्ट्रक्चर बना देता हूं फिर देखिएगा। ये बन गया आपके पास में ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। अब यहां पे देखें आप, ये जो एटम है कार्बन का, वह एक और दूसरे एटम से कितने एटम से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, और कार्बन की वैलेंसी होती है 4। इसका मतलब इसके पास में, इस एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। ऐसे ही यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी ये 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 3 एटम से जुड़ा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है, तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में थोड़ा सा शेयरिंग कर लेते हैं। हालांकि तो ये जो दूरी है, ये एक लेयर है, ये एक और लेयर है, ये कैसी लेयर है, ये कैसी लेयर है, इनके बीच में डिस्टेंस है, तो ये क्या कहलाता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड स्ट्रक्चर है इसका। और ये जो डिस्टेंस होती है ये 3.42 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। ऐसे ही अगर इसकी बात करूं, एक कार्बन से एक दूसरे कार्बन के बीच की डिस्टेंस 1.54 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है ये वैल्यू। और ये जो वैल्यू होती है, एक सेम लेयर में एक एटम से दूसरे एटम के बीच की डिस्टेंस 1.4 के आसपास होती है, 1.4 एंगस्ट्रॉम के आसपास, ठीक है जी। तो अब इसमें देखिए, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कंबाइन हो गए दूसरे एटम के साथ में। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर होगा। क्योंकि जो कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं, तो इंसुलेटर हो गया। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने हुए हैं, किससे, वंडरवाल फोर्स से हैं, वंडरवाल
वंडरवाल फोर्सेज 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे। ये वीक फोर्सेज है और जब ज़रूरत होती है तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, मूव करने लगते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये क्या करेगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती है क्योंकि ये एक लेयर है, एक दूसरी लेयर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें बहुत वीक है तो एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती है, इसलिए इसको लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है, लुब्रिकेंट। ठीक है जी। और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी की बात करूं तो थर्मल कंडक्टर होता है ये हाई थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती, थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड की होती है। हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ये, हार्डेस्ट सब्सटेंस, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, ये क्यों नहीं करता। अब यहाँ पे पता लग गया भाई ये तो एक्चुअल बॉन्ड है क्योंकि ये डिस्टेंस कम है और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस ज़्यादा है इस वजह से ये वीक फोर्सेज है तो डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब ये लेड स्ट्रक्चर है, एक दूसरे से फिसल सकते हैं ये। तो ये हो गया डायमंड और ग्रेफाइट की बात, अपनी क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर ली। अब हमें 2-3 टर्म्स को डिफाइन करना है। तो एक तो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है जैसे आपके पास में कार्बन है, कार्बन किसकी फॉर्म में भी है, डायमंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और कार्बन है वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे ही अपने पास में होता है सल्फर, जो होता है सल्फर 2 तरह की स्ट्रक्चर बनाता है, वो मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर भी बनाता है, और वो कैसे बनाता है, रोम्बिक स्ट्रक्चर भी बनाता है, रोम्बिक। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे ZnS की बात करूं, ZnS है स्ट्रक्चर, अब ZnS है वो बनाएगा आपके पास में वुडजाइट स्ट्रक्चर, नाम है इसका, अभी बताएंगे आगे वुडजाइट कैसा होता है, वुडजाइट स्ट्रक्चर बनाता है। और ये कैसा, FCC स्ट्रक्चर भी बनाता है, फेस सेंटर्ड, या फिर इसको जिंक ब्लेंड भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। तो ये 2 तरीके के स्ट्रक्चर बनाता है। तो एक ही कंपाउंड है वो अलग अलग तरीके के क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। व्हेन वन एलिमेंट और कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म, व्हेन वन एलिमेंट और कंपाउंड, व्हेन वन एलिमेंट और compound exist in more than one crystalline form, is called polymorphism property। पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है ये। तो कार्बन, सल्फर और जिंक ब्लेंड इसके ये ZnS इसके टाइप हो गए। और तो सर हमने बचपन में पढ़ा था एलोट्रोपी कहते हैं इसको, और अब आप कह रहे हो इसको पॉलीमॉर्फिज्म। अरे भाई जो एलोट्रोपी वर्ड है वो एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, यूज्ड फॉर एलिमेंट्स, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म है वो एलिमेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है और किसके लिए, कंपाउंड्स के लिए भी यूज किया जा सकता है ये टर्म्स। ठीक है जी, तो आपको समझ आ गया पॉलीमॉर्फिज्म की है क्या है। अब बात करते हैं आइसोमॉर्फिज्म की, इसकी आइसोमॉर्फिज्म क्या होगा, अलग अलग डिफरेंट क्या होंगे, अपने पास में कंपाउंड्स होंगे, डिफरेंट कंपाउंड होंगे, और लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्योमेट्री एक जैसी होगी, ज्योमेट्री क्या होगी उनकी, एक जैसी होगी। जैसे ZnSO4 डॉट 7H2O, कॉपर सल्फेट डॉट 7H2O, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, और FeSO4 डॉट 7H2O। अब आपको ये अलग अलग कंपाउंड है, आपके पास में अलग अलग कंपाउंड है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री है, इसको छोड़ दें, इसको अगर छोड़ दें, इनके अलावा इसकी और इसकी, इन तीनों की जो ज्योमेट्री है वो क्या होंगी,
एक जैसी होगी तो क्या होगा, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम ज्योमेट्री होगी। इसको कहते हैं अपन व्हाइट विट्रॉइल, इसको कहते हैं ब्लू विट्रॉइल, इसको कहते हैं हम ग्रीन विट्रॉइल, सॉरी इसको कहते हैं हम ब्लू विट्रॉइल, और H2SO4 को कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रॉइल। ठीक है जी। तो ये जो नाम है ये आपको नाम याद होने चाहिए, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ये सब प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली। ठीक है जी। तो हमने आज के सेशन में क्या पढ़ा, सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सॉलिड का टाइप्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्रिस्टलाइन, अमोर्फस सॉलिड, उनके एग्जांपल्स, फिर उसके बाद में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, और उसके बाद में मेटालिक सॉलिड, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, उनके एग्जांपल्स पढ़े। ठीक है। उसके बाद में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, एक दो टर्म्स और पढ़ी थी, एनिलेशन किसे कहते हैं। ठीक है। विंडो के ग्लास के जो पैन्स होते हैं वो नीचे से थिक क्यों होते हैं, पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनके विंडोज पैन जो होते हैं वो दूधिया क्यों हो जाते हैं, ये सब प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी, ये सब चीजें आपने पढ़ी। इन चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए।